Good evening everyone. Welcome to the official YouTube channel of Officer Saturday 24/7. So first of all, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, is audio and video both are okay? Are we good to go? So first let me know, is audio and video both okay? Are we good to go? तो आज का जो सेशन है हमारा that is regarding your GIBG, जो कि रेगुलरली मॉर्निंग में होता है ना. इन द मॉर्निंग यू विल फाइंड कि सुबह 7:30 बजे हमारा ये सेशन. तो सिर्फ आज के लिए ये जो हमारा सेशन को चेंज किया गया है इन द इवनिंग एट 9 PM. कल से सुबह ही आपका ये सेशन होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दोज हु आर कमिंग टू दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, जो सेशन है आपका ये JIB के रिगार्डिंग है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी JIB CIB बैंक प्रमोशन एग्जाम किसी लेकर अगर कोई भी क्वेरी है तो दिस इज द सेशन, और ये आपका वो चैनल है जहाँ पे आपकी सारी ही क्वेरीज जो है वो आंसर कर दिया जाए. ठीक है. तो इफ़ यू आर वरीड अबाउट एनीथिंग यू कैन आस्क हियर. मंडे टू सैटरडे आपके JIB से रिलेटेड काफ़ी सारे सेशंस हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका संडे को स्पेशल सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं, है ना. तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दो सेशन, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी अपकमिंग सेशंस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते. चलिए, अब जैसे कि आप जानते हो IE IFS हम स्टार्ट कर चुके हैं फाइनेंशियल, और ये जो सीरीज स्टार्ट किया है आज का सेशन, इट्स अ क्लास नंबर 16 ऑफ यू. और इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय सेशन तो आपको पता होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट है, ये हमने मॉड्यूल डी की प्रैक्टिस से स्टार्ट किया है, दैट इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. और आज हम सेकेंड लास्ट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं आपके, दैट इज योर पैरा बैंकिंग, है ना. आज का जो यूनिट है हमारा, का डिस्कशन हम करेंगे, दैट्स योर पैरा बैंकिंग. तो पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक, ये वो चैप्टर है जो हम करेंगे आज. तो दिस इज योर सेकेंड लास्ट चैप्टर ना. आपका क्या है, सेकेंड लास्ट चैप्टर. तो डू रिमेम्बर, आप सारे चैप्टर्स के सेशन देख लें. टुडे 16th क्लास और मॉड्यूल डी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द सेकेंड लास्ट यूनिट ऑफ. इससे पहले वाले सेशंस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, चैनल पे रिकॉर्डिंग के फॉर्म में अवेलेबल द प्लेलिस्ट. ठीक है. तो चलिए बात करते हैं, पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक जो है काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना. लेट्स से अगर मैं बैंक की बात करूँ तो बैंक का बेसिक बिजनेस जो है, बिजनेस ऑफ बैंक कहा गया है कि बैंक को पहला है एक्सेप्ट करना अलाउ फ्रॉम पब्लिक, है ना. दे कैन डू व्हाट, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, कि वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं. जो भी डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरा उस डिपॉजिट को इस पर्पस के लिए एक्सेप्ट करेंगे, फॉर पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट. ठीक है. जो भी डिपॉजिट आप पब्लिक से एक्सेप्ट कर रहे हो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ इस पर्पस के लिए, पैसे को आप किसी को लोन के रूप में बांटोगे या फिर उस पैसे का आप इन्वेस्टमेंट करोगे. साथ ही में थर्ड ये कहा गया है, जो भी डिपॉजिट है वो विड्रॉएबल होना चाहिए. जब कस्टमर कॉल दिया जाए उसको ये पैसा रीपे किया जाए, दैट्स द कंडीशन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, जो कि डिफाइन किया गया है हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B. ठीक है. ये सारी डिटेल आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5B में डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ बैंकिंग. अब अगर हम देखें तो क्या बैंक्स ये कर रहे हैं क्या, बैंक इनके अलावा और कुछ नहीं कर सकते? नहीं, बैंक तो काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, इनके अलावा जो भी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करते हैं, इनके अलावा जो भी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड, उन सर्विसेज को हम काउंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो भी आपका सेक्शन और बैंकिंग रेगुलेशन. तो अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारी एडिशनल सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है, जो सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग. तो उसी से हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग, बैंक किस टाइप की सर्विसेज दे रहा है, अकॉर्डिंगली टाइप्स ऑफ बैंकिंग बन जाते हैं, जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ. सभी टाइप्स ऑफ बैंकिंग को RBI रेगुलेट करता है एक्सेप्ट योर मर्चेंट बैंक. मर्चेंट बैंकिंग को छोड़कर बाकी सभी टाइप्स ऑफ बैंकिंग कौन रेगुलेट करेगा, RBI. चलिए, अब पैरा बैंकिंग क्या होता है. पैरा बैंकिंग सा कॉन्सेप्ट कि जब बैंक अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन के अलावा, बैंक का डे टू डे ट्रांजेक्शन क्या होता है,
बैंक का डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ठीक है, विड्रॉल देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, विड्रॉल देना और लोन प्रोवाइड करना, ये बैंक के डे टू डे ट्रांजेक्शन। तो डे टू डे ट्रांजेक्शन के अपार्ट अगर बैंक कोई एडिशनल सर्विस आपको दे रहा है, कोई एडिशनल सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, एडिशनल एक्टिविटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कहलाता है हमारा और पैरा बैंकिंग। So when a bank provides additional activities, additional services apart from its day-to-day transaction, तो हम क्या बोल देंगे आपको? तो हम बोल देंगे आपका पैरा बैंकिंग। क्या? चलो तो इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 44 के ऊपर पहला क्वेश्चन दैट इज टॉकिंग अबाउट, आपको बताना है in which of the cases the RBI's approval to invest in a subsidiary and a financial service company not required। इनमें से कौन से ऐसे वो केस हैं जहां पे आपका अप्रूवल आरबीआई का इन्वेस्ट करने का सब्सिडरी फाइनेंशियल रिक्वायर्ड नहीं, यानी कि बिना आरबीआई के अप्रूवल के भी काम आप करें। कौन सा सेक्टर केस ऐसा है? पहला बोल रहा है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इज इन अ कंपनी, इसमें सेकेंड द बैंक हैज द मिनिमम प्रेस्क्राइब कैपिटल एंड हैज आल्सो मेड अ नेट प्रॉफिट प्रिसाइडिंग फाइनेंशियल, थर्ड द शेयर होल्डिंग ऑफ बैंक इन इन्वेस्टमेंट इज 10% of the investee company's capital, और फोर्थ बोल रहे हैं तो आपको बताना है इन कौन सा ऐसा है वहां पे आरबीआई से परमिशन, आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं। द आंसर विल बी फॉर नन ऑफ द, बिकॉज इन ऑल केसेस द परमिशन क्या है, अप्रूवल आरबीआई का। तो आंसर विल बी योर डी, दैट इज नन। ओके, second question is what does IAS stands for in relation to the para banking and financial services undertaken by bank। तो IAS का नाम हम हमें सबसे पहले ध्यान में आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और उस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हमारे यहाँ पैरा बैंकिंग से कोई लेना देना या हमारे बैंकिंग से कोई लेना, तो इट मीन ई तो कंफर्म है, हो ही नहीं सकता ऑप्शन, या तो ए होगा या सी, ई तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो ना। आईएएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है इन पैरा बैंकिंग फाइनेंशियल, तो ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज या इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विसेज हैं, एंड योर आंसर विल बी ए, जो कि है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विसेज एडिशनल, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज जो है ये भी पैरा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट है। राइट आंसर विल बी ए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज इज द फुल फॉर्म ऑफ योर para IAS under para banking and financial। Introduction of any new portfolio management service that is required the prior approval of which of the following। तो अगर आप कोई न्यू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लेकर आ रहे हो उसको इनमें परमिशन की जरूरत है, अप्रूवल की जरूरत है, सेबी, आरबीआई, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम, किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आप न्यू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का मतलब ये हो गया सिंपली जब बैंक अपने कस्टमर के फंड्स जो इन्वेस्टेड है मल्टीपल जगह पर डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स मैनेज करने की जरूरत, वो है पोर्टफोलियो। तो अगर ये बैंक प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या अप्रूवल की जरूरत है, आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत है, बिकॉज आप कस्टमर इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हो, मैनेज कर। राइट आंसर विल योर बी, दैट इज आर। ओके, आरबीआई से अप्रूवल मैंडेटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आईडीएमडी स्टैंड्स फॉर? पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आईडीएमडी का फुल फॉर्म, लीडरशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, नन ऑफ द, क्या होगा राइट आंसर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडी
तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा इट इज योर इंटरनल डेट मैनेजमेंट। आपका क्या है, एक इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जो कि मैनेज करता है ऑल द ट्रांजेक्शन जो कि डेट मार्केट में आपका हो रहा है, उसका आईडी। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक शुड ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर मेकिंग स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इक्विवेलेंट टू मोर देन -% ऑफ द इक्विटी। तो वेंचर कैपिटल फंड्स तो आपको याद है हमने पढ़ा है, वेंचर कैपिटल फंड्स भट्ट कमेटी के रिकमेंडेशन 1972 में आपका। और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, आपका पैसा इकट्ठा करते हैं मल्टीपल लोगों से, पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं स्टार्टअप्स में। यहाँ पे पूछना है अगर बैंक चाहता है ना, एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट बनाना वेंचर कैपिटल तो उसको प्रायर आरबीआई से परमिशन पड़ेगी। बट जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बैंक करे वो किसका इक्विवेलेंट होना है, मोर देन व्हाट परसेंट ऑफ द इक्विटी पर यूनिट, 10%, 5%, 15% ऑफ। देखो 50% तो होगा नहीं ना, एक्चुअली द अमाउंट इज 10%, मोर देन 10% ऑफ द इक्विटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंट्रोडक्शन ऑफ एनी, so this we have already done. Which among the following does not come under the head of para banking and financial? इनमें से कौन सा पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर में नहीं आता? बैंक इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल फंड, इंश्योरेंस बिजनेस, बिल डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग सर्विसेज। एंड यू हैव टू आंसर इनमें से कौन सा आपका डज नॉट कम अंडर हेड्स ऑफ पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, यानी कि वो पैरा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का नहीं है कि कौन सा सर्विस जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है वो। एंड देखो बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वेंचर कैपिटल ये तो हमने अभी देखा, इंश्योरेंस बिजनेस से प्रोवाइड कर रहा है, फैक्टरिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। पर बिल डिस्काउंटिंग इज द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ अ बैंक, जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है लोन दे, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर पैरा बैंकिंग हेड। सो राइट आंसर होगा आपका सी। राइट आंसर विल बी व्हाट, राइट आंसर विल बी। चलो अगर हम बात करें कि बैंक कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन द पैरा बैंकिंग, तो सबसे पहले देखो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज है बैंक, है ना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज देगा बैंक अंडर द पैरा बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है। सेकेंड बैंक प्रोवाइड कर रहा है आपको यहाँ पे एजेंसी बैंक, है ना, आपका एजेंसी बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड ब्रोकरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपका बैंक, जो कि फॉर कमोडिटी ट्रेडिंग सेगमेंट होता है, ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये तीन मेजर हेड्स हैं आपके जहाँ पे पैरा बैंकिंग के अंदर बैंक फाइनेंशियल एक्टिविटी, एक तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस देगा आपको, प्रोवाइड करेगा, तो ब्रोकिंग सर्विसेज देगा। अब ब्रोकिंग सर्विसेज में क्या होगा, लेट्स से प्राइमरी डीलरशिप, अंडर राइटिंग देना है, म्यूचुअल फंड बिजनेस करना है, इंश्योरेंस बिजनेस, पेंशन फंड मैनेजमेंट करना है ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रेफरल सर्विसेज देना, या फिर हम बोलते हैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को स्पॉन्सर, सेफ्टी नेट सर्विसेज देनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रिटेलिंग करवाना, ऑल दीज आर द सर्विस बैंक कस्टमर। तो ये तीन मेन हेड्स हैं हमारे जिसमें ऑल द टाइप्स ऑफ पैरा बैंकिंग। ठीक है, चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एजेंसी बिजनेस बैंक, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट एज। पहला ऑप्शन बोल रहा है shall be undertaken only for the product and services in which a bank is permitted under the banking regulation, कि एजेंसी से वही प्रोडक्ट और सर्विसेज को नाउ है अंडर द बैंकिंग। तो बैंकिंग सेक्शन 5 भी हमें बताता है बिजनेस और बैंकिंग क्या है, और सेक्शन 6 हमें बताता है अबाउट एवरीथिंग व्हाट अदर सर्विसेज बैंक कैन। देन आता है हमारा द सर्विस शैल बी प्रोवाइडेड ऑन फी विदाउट एनी पार्टिसिपेशन। थर्ड आता है कॉर्पोरेट एजेंसी ऑफ इंश्योरेंस का शैल बी एज पर द बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी। फोर्थ इज आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑन द एजेंसी
ABC। क्या होगा आपका आंसर यहाँ पे? एंड द आंसर विल बी एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव, सारे ही वो करेक्ट हैं अबाउट द एजेंसी। ये सारे बिजनेसेस बैंक प्रोवाइड करता है और ये सारी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है एज अ एजेंसी। राइट आंसर विल बी योर। Good morning everyone, welcome to the official YouTube channel of Officer Saturday 24/7. So first of all, जल्दी से बता दीजिए इस audio video both are okay, are we good to go? And also let me know, have you been here for the first time? क्या आप पहली बार इस चैनल पे आए? एक बार जल्दी से ये भी बता दीजिए. So I guess everything is okay. Let me know how are you all. So this is our session जो कि जीत सीरीज से रिलेटेड है. हर दिन एक पर्टिकुलर यूनिट को हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस क्वेश्चंस के फॉर्म में. वन लाइनर क्वेश्चंस भी होंगे, मैच द फॉलोइंग भी होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स भी होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, सब कुछ होगा, है ना, इन सेशंस में. और ये सेशंस एक्चुअल में आपको हेल्प करेंगे टू प्रैक्टिस फॉर द मेन पेपर जो कि आप 25 को देने जा रहे हो. तो आज का जो सेशन है हमारा वो है क्लास नंबर 17. और क्योंकि आप सभी लोग अगर रेगुलरली मेरे सेशंस ज्वाइन कर रहे हो तो यू नो कि हमने इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था फ्रॉम योर मॉड्यूल डी. फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से हमने इसको स्टार्ट किया था. तो अभी तक हम इसकी ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स डिस्कस कर चुके हैं. आज के सेशन में हम इसकी लास्ट यूनिट को भी डिस्कस कर लेंगे. दैट विल बी योर रियल एस्टेट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, है ना. बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, आई गेस आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बट यस दिस इज़ दी यूनिट नंबर 45 जो आखिरी यूनिट है मॉड्यूल डी की. तो इफ़ यू रिमेंबर मॉड्यूल डी से हमने स्टार्ट किया था. मॉड्यूल डी को आज हम ख़त्म कर रहे हैं. मंडे से हम स्टार्ट करेंगे आपका मॉड्यूल सी. तो डू मेक श्योर डी अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, पहली बार जुड़े हो सेशन में, तो डी मॉड्यूल की सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, जाके देख लीजिएगा. ऑल्सो अगर अभी तक आपने कोई पेड बैच नहीं लिया है और यू आर थिंकिंग अबाउट कि अब इस एंड टाइम पे क्या करना चाहिए, तो यू कैन गो विद द क्रैश कोर्स जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. एक सब्जेक्ट बचा था, 18 मार्च से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था. PPB, IE एंड IFS और RBWM तीनों सब्जेक्ट आपके एक साथ 18 मार्च को स्टार्ट किए गए थे. AFM आपका स्टार्ट किया गया है 22 मार्च को, ठीक है. AFM यानी कि कल स्टार्ट हो चुका है. तो इफ़ यू वांट टू एनरोल, क्योंकि अभी बैच स्टार्ट हुआ है AFM का, तो 81% डिस्काउंट इस पर अवेलेबल है. फॉर दैट आपको कोड यूज़ करना होगा Y496 और एनरोल कर लीजिए. बेटर होगा जितनी जल्दी आप एनरोल कर लोगे. रीज़न क्योंकि फिर कम रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, लाइव ज़्यादा देख पाओगे, ठीक है. साथ ही में एक और चीज़, महाबैक पे आपका डबल वैलिडिटी प्लस 81% डिस्काउंट चल रहा है सेम कोड के ऊपर. तो अब अगर आप क्रैश कोर्स में एनरोल करने का सोच रहे हो तो आई वुड सजेस्ट क्रैश कोर्स की जगह आप जाओ महापैक में. रीज़न क्यों, मैं आपको एंड में बताऊंगी. अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की. अब देखो ये दोनों है क्या, बहुत सिंपल सी बात है. हम जैसे लोग, हम जैसे मतलब मैं या आप, ऐसे इंडिविजुअल पर्सन, हम हर दिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हम हर दिन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हाई या फिर मैं बोल सकती हूँ लार्ज स्केल कैपिटल की ज़रूरत होती है, या फिर मैं बोल सकती हूँ ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत है. अब ऐसा तो नहीं है हर दिन प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, आज ये फ्लैट खरीद लिया, कल वो खरीद लिया, परसों वो खरीद लिया, पॉसिबल नहीं है ना. इतना कैपिटल तो नहीं है मेरे पास कि हर दिन मैं कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदूँगी, या फिर हर दिन मैं किसी ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा दे दूँ. सरकार रोड बना रही है तो मैंने दे दिया 15-20 करोड़, ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकती. तो यहाँ पे रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो हैं इनको लार्ज स्केल कैपिटल चाहिए होता है और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है.
ये कैपिटल कमर्शियल बैंक्स भी नहीं दे पा रहे थे पूरी तरीके से, इसीलिए फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए कि कमर्शियल बैंक भी नहीं प्रोवाइड कर रहे पर रिक्वायरमेंट तो है, तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमने बना दिया। थोड़े टाइम बाद देखा गया कि और नीड पड़ रही है कैपिटल की, कितना पैसा सरकार देगी इस सेक्टर में, तो फिर कहा गया सबको इंक्लूड कर लो। सबको मीन सबको, हर एक इंडिविजुअल को भी इंक्लूड करो। और फिर इसीलिए हम क्या लेकर आए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इन ट्रस्ट में म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्टमेंट होता है कि ये वेरियस नंबर ऑफ इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करेंगे और उस पैसे को रियल एस्टेट में या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में लगा देंगे जो ये ट्रस्ट बना चुके हैं उनमें। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और दोनों ही कॉन्सेप्ट हेल्प कर रहे हैं इन दोनों सेक्टर्स में फंड बढ़ाने के लिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टेक दैट अ स्पॉन्सर शुड होल्ड इन एन इन्वेस्ट। क्या वो अमाउंट होना चाहिए जो कि मिनिमम अमाउंट जो कि आपका स्पॉन्सर होल्ड करेगा इन्वेट्स में। इन्वेट्स मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, स्पॉन्सर मीन्स जो पैसा लगा रहा है ना, जो स्टार्ट कर रहा है आपके ट्रस्ट को, वो है स्पॉन्सर। 5%, 10%, 15%, 25% कितना होल्ड कर सकता है आपका स्पॉन्सर अंडर द इन्वेट्स। देखो ये अमाउंट्स जो हैं हमें याद रखने हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो ये अमाउंट्स जो हैं हमें याद रखने हैं कि स्पॉन्सर कितना कर सकता है, या फिर आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्रस्टी क्या कर रहा है ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल कितना कर सकते हैं, ये सब याद होना चाहिए। चलिए, तो स्पॉन्सर है, इन्वेट्स की बात हो रही है, तो इट इज़ 15%। 15% कर सकते हैं आपके स्पॉन्सर्स किस में, इन्वेट्स में होल्ड। ठीक है, राइट आंसर इज सी, 15%। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ टाइप्स ऑफ इन्वेट्स। इन्वेट्स का इनमें से कौन सा टाइप नहीं है। तो REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्वेट्स दोनों के ही अपने अपने टाइप्स हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा इन्वेट्स का टाइप नहीं है। एनर्जी सच अ पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन सच एज ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एंड टेलीकॉम टावर्स, मॉर्गेज REITs, वाटर एंड सैनिटेशन सच एज इरीगेशन नेटवर्क। क्या होगा राइट आंसर। अब देखो ऑब्वियसली साफ साफ ही दिख रहा है, मॉर्गेज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है ये REITs का क्या है, टाइप है, इन्वेट्स का टाइप नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, इट्स नॉट अ टाइप। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो इन्वेट्स के टाइप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सेक्टर्स दैट आर इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो इंक्लूडेड है इंफ्रास्ट्रक्चर में। रोड्स, पोर्ट्स, पावर, रेलवेज, एयरपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंक्स। अब देखो जब हम मॉड्यूल ए को पढ़ेंगे, है ना, मॉड्यूल ए के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपका सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपका हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। यहाँ पर इन्वेट्स किन जगह पर पैसा लगा रहा है उसके बेसिस पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। और ये मेनली वो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जो लार्ज स्केल कैपिटल रिक्वायर्ड करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायर्ड करते हैं। सो रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, पावर है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है, बट बैंक्स नहीं है। बैंक्स आर नॉट द पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस टॉपिक। तो आंसर होगा आपका सी, ऑल एक्सेप्ट 7। 7 को छोड़कर, बैंक्स को छोड़कर बाकी सब आपके डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट REITs। इनमें से कौन सा करेक्ट है आपके REITs को लेकर। रिटेल, रेसिडेंशियल, ऑफिस, मॉर्गेज, हेल्थ केयर। तो यहाँ पे ये सब के नाम पढ़ के आप समझ सकते हो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनमें से कौन सा आपका टाइप है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। रिटेल, रेसिडेंशियल, ऑफिस, मॉर्गेज, हेल्थ केयर, एंड द राइट आंसर विल बी हियर ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो हैं टाइप हैं आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के। सो राइट आंसर विल बी योर फोर्थ, यानी कि डी ऑप्शन। ओके,
टाइप्स याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया है पिछली बार। चलिए, इनमें से कौन सा बेनिफिट जो है REITS का वो स्पॉन्सर को मिल रहा है? स्पॉन्सर मीन्स जो पैसा लगा रहा है इसको स्टार्ट करने में। तो कौन सा बेनिफिट ऐसा है जो स्पॉन्सर को यहाँ पे मिल रहा है? पहला, ये डाइवर्स कर रहा है सोर्स ऑफ फंडिंग को। दूसरा, वंस लिस्टेड प्रोवाइड रेगुलर सोर्स ऑफ कैपिटल टू द सेक्टर। थर्ड, मोनेटाइज कर रहा है रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट को। एंड फोर्थ, इन्वेस्ट करता है इन रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट एक्चुअली ओइंग द एसेट। तो आपके पैसे को डाइवर्स कर रहा है, पहला। दूसरा, रेगुलर सोर्स ऑफ कैपिटल आपको मिल जाता है लिस्टेड होने के बाद, कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गए हो तो। देन मोनेटाइज कर रहा है आपका रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट को। और फोर्थ बोल रहा है यहाँ पे आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो रियल एस्टेट में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट ओन नहीं कर रहे, कि मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तो किया है पर मैं उस घर को, उस प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी कर रही हूँ। ठीक है, ओनरशिप मुझे नहीं मिल रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑल एक्सेप्ट फोर्थ। क्यों? फोर्थ में क्या प्रॉब्लम है? फोर्थ है तो बेनिफिट, पर किसके लिए? इन्वेस्टर के लिए। जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका पैसा यहाँ पे रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, ना कि आपका ओनरशिप उनको मिल रहा है, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट जो है इन्वेस्टर का बेनिफिट है, स्पॉन्सर का नहीं है। तो राइट आंसर विल बी योर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट इन्वेस्ट? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लेके कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है वो आपको बताना है। तो पहला बोल रहा है कि इंडिया को 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है बाय द ईयर 2040। सेकेंड बोल रहा है स्पेशल एम्फोसिस किया जाएगा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे, फाउंडेशन इस्टेब्लिश करेंगे द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्स सेक्टर। थर्ड, इनविट जो है मैक्सिमम 3 स्पॉन्सर रख सकता है। फोर्थ, स्पॉन्सर जो है मैंडेटरीली उनको रिक्वायर है होल्ड करना 15% स्टेक इन द ट्रस्ट फॉर एटलीस्ट 3 years आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली 1 and 3, ओनली 2, ऑल एक्सेप्ट 3। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है? एंड द राइट आंसर फॉर यू इज ऑल ऑफ द अबव। सारे ही करेक्ट हैं आपके स्टेटमेंट अबाउट द इन्वेस्ट, यानी कि सी ऑप्शन होगा। ठीक है, एक्चुअल में इतना पैसा सरकार को खर्च करने की ज़रूरत है, लगाने की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टिल 2014, जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, इतना पैसा सरकार को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ REITS? इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज है REITS का? लिमिटेड ऑप्शंस, लो लिक्विडिटी, कैपिटल गेन्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ओनली 1 and 3, ओनली 1 and 2, ओनली 3 and 4, ओनली 2 and 3। तो डिसएडवांटेज पूछा है आपसे, है ना? एडवांटेज तो है काफ़ी सारे, डिसएडवांटेज पूछा है। तो देखो डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड ऑप्शन है, आपके पास बहुत लिमिटेड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो। लिक्विडिटी लो है, दिस इज ट्रू। कैपिटल गेन्स एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये एडवांटेज है ना? दीज टू आर द एडवांटेजेस ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 and 2, यानी कि बी ऑप्शन। सिर्फ 2 डिसएडवांटेज है, ओनली 1 and 2, लिमिटेड ऑप्शन है और लो लिक्विडिटी है आपका। तो राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया हैज सीन अ नंबर ऑफ इनविट ट्रांजैक्शन ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट, जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है इस सेक्टर का क्रॉस 8 एक्टिव इनविट इज अराउंड डैश। कितना है टोटल एसेट मैनेजमेंट, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो बताना है आपको। देन बोल रहा है जो फर्स्ट इनविट है ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटिटी, जिसको हम बोल रहे हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, वो रिसेंटली लॉन्च कर चुका है इन द मार्केट और इशू कर चुका है मोनेटाइज एसेट को 7,800 करोड़ का। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो है वो अपने इतने % डैश जो है वो डाइवर्स कर चुकी है आपकी यूनिट होल्डिंग इन द इनविट में। तो आपको बताना है टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट अमाउंट कितना है और पावर ग्रिड ने कितना पैसा जो है आपका, है ना, कितना % ऑफ इट्स यूनिट होल्डिंग इनविट्स में लगाया है।
1.4 लाख करोड़ 85%, 2.4 लाख करोड़ 75%, 4 लाख करोड़ 55%। 4 लाख करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एज वी नो लिमिटेड हमारे पास इन्विट्स हैं। यू कैन सी एक्टिव कितने हैं, 8 ही है ओनली। तो इट इज़ एक्चुअली 1.4 लाख करोड़ एंड 85% जो है अपनी यूनिट होल्डिंग का पावर ग्रिड ने लगा दिया है इनविट में। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेज ऑफ इनविट्स, इनमें से कौन सा इनविट्स का एडवांटेज है, बेनिफिट है? रेगुलर इनकम मिलना, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना, कैपिटल गेन्स होना। सो व्हाट डू यू थिंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ इनविट्स? ए, बी, सी और डी? And the right answer here will be C, all of the above. रेगुलर इनकम भी है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी है, कैपिटल गेन भी आपको मिलेगा। तो तीनों ही आपके क्या हैं, इनविट्स के एडवांटेज। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ऑफिसर्स एट 24/7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो हाउ आर यू ऑल। एक बार जल्दी से ये भी बता दीजिए, इस ऑडियो वीडियो बोथ आर ओके, आर वी गुड टू गो? तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशन, यू ऑल नो कि एक जीत सीरीज़ हमने चलाया है जहाँ पे हम मॉड्यूल डी से स्टार्ट कर चुके हैं IAFS सब्जेक्ट को, और हर दिन हम एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को एक पर्टिकुलर यूनिट को डिस्कस कर रहे थे मॉड्यूल डी का, जहाँ पर हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक्स हो, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो या कुछ भी हो, बट एक एडवांस फॉर्म में हम उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट इंडिविजुअली हर दिन। ठीक है, तो अभी तक हमारा जो सेशन है आप देखोगे ये है 18 सेशन। तो अभी तक हमारे 17 सेशंस हो चुके हैं IAFS के ऊपर, एंड इन 17 सेशंस में हम पूरा मॉड्यूल डी कवर कर चुके हैं, बिकॉज मॉड्यूल डी स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 29 से एंड होता है 45, जो कि टोटल 17 यूनिट्स हैं। 17 यूनिट्स, हर दिन एक यूनिट हम कवर कर चुके। आज हम क्या करने वाले हैं, ओवरऑल मॉड्यूल डी जो है आपका, जैसे कि आप देख रहे हो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में ये 45 यूनिट तक जो यूनिट्स हैं आपकी, ये मॉड्यूल डी है। आज हम इन सभी यूनिट्स को मिलाकर एक कंबाइंड सेशन कर रहे हैं जहाँ पे हर एक यूनिट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, और फिर कल से हम क्या करेंगे, मॉड्यूल डी तो हमने खत्म कर लिया, अब हम मॉड्यूल सी को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, कल से मॉड्यूल सी स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहली बार इस सेशन में जुड़ रहे हैं या फिर पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार ऑफिसर्स एट 24/7 चैनल पे ज़रूर चाहिए। होम पेज पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, विद द नेम ऑफ सब्जेक्ट। ये IAFS बाइलिंगुअल है, IAFS इंग्लिश मीडियम है, PPP इंग्लिश मीडियम है, PPP बाइलिंगुअल है, इस तरीके से चारों सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। एंड टू मेक श्योर उन सेशंस की रिकॉर्डिंग ज़रूर आप देख लें। ठीक है, तो काफ़ी सारे 1000 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन फाइंड कि आपके यूट्यूब पे ही प्रैक्टिस हो रहे हैं। हर दिन जो सेशन हो रहा है, हर दिन एक नए क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं और हर सब्जेक्ट के आ रहे हैं। तो यू कैन सी एक दिन में 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको हर दिन नए मिल रहे हैं। सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन यूट्यूब। सो डू मेक श्योर आप प्रैक्टिस के लिए इन रिकॉर्डेड सेशन को देख लें। बट वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड हियर, डिपेंडेंट नहीं रहना है इन सीरीज़ के ऊपर। आप सोचो सिर्फ यही सेशन देख के हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पेपर के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू, और जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका लास्ट यूनिट नंबर 45 से, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहली चीज़ तो जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, तो दो तरीके से टैक्सेस लिए जाते हैं। हम इन्वेट्स की बात कर रहे हैं, दो तरीके से टैक्स लिया जाता है। एक तो होता है टैक्स डिविडेंड के ऊपर। डिविडेंड मीन्स जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट आपका आप अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते हो, वो होता है डिविडेंड। तो एक तो आपको जो डिविडेंड मिल रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। दूसरा, जितना भी कैपिटल गेन आपने किया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। तो शॉर्ट टर्म आप टैक्स रेट अलग है, लॉन्ग टर्म टैक्स रेट अलग है। सो क्वेश्चन बोल रहा है द STCG टैक्स रेट इज डैश ऑन प्रॉफिट्स मेड बाय द सेल ऑफ इन्वेट्स यूनिट्स एंड द LTG रेट इज डैश ऑफ लॉन्ग टर्म गेन्स एक्सीडिंग 1 लाख। क्या लगता है आपको कितना रेट जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स गेन में देना होगा और कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स की रेट में देना होगा? एंड द एक्चुअली शॉर्ट टर्म में ये है 15%, लॉन्ग टर्म में ये है 10%। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी।
ओके, राइट आंसर विल बी योर बी ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछ रहा है आपसे, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस टू बी फॉलोड बाय बैंक्स व्हाइल एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। तो बैंक अगर एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी एक्ट कर रहा है, एजेंट एक्ट कर रहा है, तो इनमें से कौन से, है ना, इनमें से कौन से ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस करेक्ट हैं जो बैंक को फॉलो करने होंगे। पहला बोल रहा है यहाँ पर कि बैंक शुड ओनली एक्ट एज एन एजेंट of the customer forwarding the investor application for purchase sale of mutual fund unit to the mutual fund registrar transfer agent. The purchase of unit should be at the customer risk without the bank guarantee any assured risk return. Second, bank should acquire units of mutual fund from the secondary market. Bank is permitted to buy back units of mutual fund from their customer or all of the above. अब देखो एक चीज कंफर्म है, जब भी बैंक किसी भी तरीके की सर्विस, ये पैरा बैंकिंग चैप्टर का क्वेश्चन है आपका, है ना, जब भी बैंक किसी भी टाइप की पैरा बैंकिंग सर्विस दे रहा है या फिर मैं बोल दूँ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, बैंक कभी भी रिस्क पार्टिसिपेंट नहीं बनेगा, बैंक रिस्क नहीं लेगा, ना ही बैंक कोई कमिटमेंट देगा कि अगर लॉस होता है तो हम बैठे हैं, है ना, ऐसा कोई भी कंडीशन बैंक यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही बोल रहा है कि बैंक सिर्फ एजेंट की तरह एक्ट करेगा कस्टमर का, है ना, उसका इन्वेस्टर्स का एप्लीकेशन जो है वो परचेज सेल ऑफ म्यूचुअल फंड वो फॉरवर्ड करेगा म्यूचुअल फंड को, रजिस्ट्रार को, ट्रांसफर एजेंट को, और परचेज यूनिट की जो रिस्क है वो कस्टमर की अपनी होगी, है ना, बैंक किसी भी तरीके से रिस्क पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। सो राइट आंसर इज योर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेंशन फंड मैनेजर ऑथराइज्ड बाय PFRDA टू मैनेज द सब्सक्राइबर फंड एट द ऑप्शन ऑफ द सब्सक्राइबर। कौन सा इसमें से पेंशन फंड मैनेजर नहीं है जो कि ऑथराइज है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू मैनेज करने के लिए सब्सक्राइबर के फंड को एट द ऑप्शन ऑफ द सब्सक्राइबर? IDBI पेंशन, SBI पेंशन, HDFC पेंशन, LIC पेंशन। तो पेंशन फंड मैनेजर कौन नहीं है? IDBI कभी भी ना तो पेंशन फंड मैनेजर था ना अभी है। PFRDA ने कोई भी रूल कोई भी परमिशन IDBI पेंशन फंड को नहीं दी। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी बैक और अ कैश बैक प्लान। इनमें से कौन सा मनी बैक और कैश बैक प्लान नहीं है, आपको आंसर देना है। फर्स्ट इज सेइंग एन्युटी प्लान्स। एन्युटी जहां पे भी आप पढ़ोगे समझ जाइएगा दे आर पेंशन प्लान्स, है ना। देन यूलिप्स एंड पेड अप वैल्यू। यूलिप्स क्या है? यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जहां पे जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, है ना, इंश्योरेंस के लिए, उस प्रीमियम को इन्वेस्ट कहाँ करना है ये आपकी परमिशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। दैट्स योर यूलिप। ओके, सो यहाँ पे आपको आंसर करना है इनमें से कौन सा नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव, बिकॉज दे आर मनी बैक और अ कैश बैक प्लान्स। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे द की फीचर ऑफ एन ओपन एंडेड फंड। तो म्यूचुअल फंड में आप देखोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी, एक ओपन एंडेड है, एक क्लोज एंडेड है। ओपन एंडेड आप कभी भी एंटर हो कभी भी एग्जिट कर जाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है कि इतने टाइम तक मेंबर रहना ही पड़ेगा। क्लोज एंडेड में एक फिक्स पीरियड में ही आप उसको खरीद सकते हो और बेचने के लिए भी एक सर्टेन ईयर डिफाइन किया होगा, इतने साल बाद आप बेच सकते हो, वो कर सकते हो, यानी कि मेच्योरिटी डिफाइंड है क्लोज एंडेड में। तो आपको यहाँ बताना है इनमें से कौन सा की फीचर है ओपन एंडेड का। रीपर्चेज ऑप्शन, फ्लेक्सिबल मेच्योरिटी पीरियड, लिक्विडिटी और ऑल ऑफ द अबव। देखो रीपर्चेज ऑप्शन है, आपने अभी खरीदा, एग्जिट कर दिया, एंट्री किया, एग्जिट कर दिया, आप फिर से एंट्री कर लो जब आपको चाहिए। फ्लेक्सिबल मेच्योरिटी है, आप जब चाहो तब एंटर करो, जब चाहो तब एग्जिट करो। लिक्विडिटी है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव, है ना। चारों ही सॉरी तीनों ही जो है वो ओपन एंडेड की फीचर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which among the following are classified as 3 grades in rating? तो क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि रेटिंग्स के 3 ग्रेड कौन से हैं। पहला बोल रहा है हाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेटिव। हाई इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेटिव, इन्वेस्टमेंट ग्रेड, स्पेकुलेटिव ग्रेड, हेज ग्रेड्स, हाई इन्वेस्टमेंट, मिडिल इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट। अब आपको बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सा करेक्ट है। यू हैव टू आंसर इनमें से कौन सा करेक्ट है।
ए, बी, सी और डी। एंड एक्चुअली जो 3 ग्रेड्स हैं आपके वो है हाई इन्वेस्टमेंट, जो कि हाईएस्ट पॉजिटिव रेटिंग होती है, यानी कि सबसे कम प्रोबेबिलिटी है डिफ़ॉल्ट की। उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी डिफ़ॉल्ट की इन्वेस्टमेंट ग्रेड में बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? स्पेकुलेटिव में। सो राइट आंसर होगा आपका ए। ये 3 ग्रेड्स हैं जो रेटिंग के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्रोवाइड करती हैं, हाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड स्पेकुलेटिव। राइट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमिटी के ऊपर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि आरबीआई ने फॉर्म किया गाइडलाइंस फॉर कमर्शियल बैंक फंडिंग लीजिंग कंपनीज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कमर्शियल बैंक्स को फंडिंग लीजिंग कंपनीज के लिए अलाउ किया? इज इट जीएस दत्तोरे कमेटी, इज इट सेबी, इज इट तारापुर कमेटी, इज इट एलएम संघवी कमेटी? ए, बी, सी और डी, कौन सा इसमें से करेक्ट है? एंड द आंसर इज एक्चुअली ए। जीएस दत्तोरे कमेटी ऐसी कमेटी है जहां पे कमर्शियल बैंक्स, है ना, फंडिंग लीजिंग कंपनीज आर अलाउड। तो राइट आंसर इज जीएस दत्तोरे कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट हियर व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सीड कैपिटल? अब देखो, सीड कैपिटल आपका जुड़ा है वेंचर कैपिटल से। वेंचर कैपिटल मैक्सिमम मतलब वेरियस इन्वेस्टर से फंड को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके इन्वेस्ट कर देते हैं स्टार्टअप्स में। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब जब वेंचर कैपिटल ऐसा कर रहे होते हैं, है ना, तो इनके पास 2 स्टेजेस है, अर्ली स्टेज, है ना, लेंडिंग, और आपका होता है लेटर स्टेज। तो अर्ली स्टेज के अंदर 3 सब स्टेजेस होती हैं, जिसमें से पहली स्टेज है सीड कैपिटल। सीड कैपिटल वो स्टेज है जहाँ पे आपको नहीं पता आपका प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, आपको ये भी नहीं पता ये प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप लेबोरेटरी में अपने प्रोडक्ट को क्या करते हो? टेस्ट करते हो, ट्राई करते हो, क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में ले जाना चाहिए कमर्शियल यूज़ के लिए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम हम बोलते हैं, या लेबोरेटरी में टेस्टिंग की बात हम कर लें, उसके बाद फिर आप मार्केट में लॉन्च करोगे। तो वो जो पैसा चाहिए आपको टेस्टिंग करने के लिए, वो आपका सीड कैपिटल होता है, और हर कोई नहीं देगा। ये बहुत लिमिटेड वेंचर कैपिटलिस्ट होंगे, बिकॉज पता ही नहीं, ये तो सबसे रिस्की स्टेज है पैसा देने की। रीज़न, क्योंकि अभी तो आप टेस्ट कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सही साबित हो चुका है उसके बाद आप पैसा लगा रहे हो। अभी तो साबित भी नहीं हुआ सही है कि नहीं है, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं फेल होने के। तो यहाँ पे सबसे रिस्की स्टेज होता है इन्वेस्टमेंट करना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट इज सेइंग it is the money raised to begin developing an idea for business or a new product. Second, it is the initial amount of money an entrepreneur uses to start a business. Third, it is equity funding that investors provide for a startup firm or pre-startups. तो ऑब्वियसली जब आप नया प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, नया आइडिया लेकर आ रहे हो, उसको टेस्ट कर रहे हो, है ना, एंटरप्रेन्योर इनिशियल अमाउंट मांग रहा है आपका, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव आर द सिचुएशन जो कि सीड कैपिटल को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। राइट आंसर विल बी योर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रेड्स के बारे में। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेड्स आपका फैक्टरिंग वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, जहाँ पे मैंने बताया था फैक्टरिंग में हर एक सेलर को इमीडिएट कैश दे देते हैं इनवॉइस के बेसिस पे। फोरफिटिंग में एक्सपोर्टर्स को इमीडिएट कैश देते हैं इनवॉइस के बेसिस पे, और ट्रेड्स में सिर्फ एमएसएमईज को इमीडिएट कैश देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, है ना, इनवॉइस पे। तो बताना है कौन सा सही है इसमें से। बाय आरबीआई, अच्छा देखो, सबसे पहली चीज़ तो मीडियम टर्म फाइनेंसिंग वाला पॉइंट जो है ये आपका गलत हो जाता है ना। मीडियम टू लॉन्ग हो सकता है ये, क्योंकि टाइप ऑफ फैक्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। First is saying by RBI to look after the difficulties that MSME suppliers have experienced in obtaining payment from their bills drawn on the large corporate. बिल्कुल सही है, MSME suppliers के लिए है। Second is saying by SEBI to look after the difficulties of MSME supplier, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं पेमेंट नहीं मिल रहा है बिल का लार्ज कॉर्पोरेट से, ये भी बिल्कुल सही है। पर इंट्रोड्यूस किसने किया था, RBI या SEBI? ऑब्वियसली RBI। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, ट्रेड्स इज ए। नेक्स्ट, अगेन एक कमिटी है, ऑन विच कमिटीज रिकमेंडेशन द ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव कमेंस इन इंडिया इन 2001। तो सबसे पहली चीज़ तो ये भी याद रखिएगा कि डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग इंडिया में 2001 में स्टार्ट हुई। दूसरा याद रखना है किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे हुई। एलसी गुप्ता कमेटी, सुधानी कमेटी, रंगराजन कमेटी, सीबी गुप्ता कमेटी। ए, बी, सी और डी।
एंड द राइट आंसर इज एक्चुअली एलसी गुप्ता कमेटी। कौन सी कमेटी है? एलसी गुप्ता कमेटी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। Good evening, everyone. Welcome to the official YouTube channel of Officer Saturday 24/7. So first of all, let me know how are you all, and also let me know is audio video both are okay? Are we good to go? एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या ऑडियो एंड वीडियो दोनों ठीक है? Are we good to go? ओके सो आज का जो सेशन है हमारा, दिस इज़ दी सेशन जो हमारा रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में होता है एट द 7:30 AM। आज इसको हम इवनिंग में कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सेशन है ये आपका IEIFS का सेशन है रिगार्डिंग योर बाइलिंगुअल सेशन, जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में? आपका सेशंस जो कि होंगे IEIFS सब्जेक्ट को लेकर। व्हेन इट कम्स टू इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 45 यूनिट्स कवर करनी है 4 मॉड्यूल्स के अंदर। तो अगर आप रेगुलरली सेशंस को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि मॉड्यूल डी तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं विक्ट्री सीरीज़ के अंदर। तो फर्स्ट हमने इंडिविजुअल्स यूनिट्स को कवर किया था बेसिक क्वेश्चंस के फॉर्म में। सेकंड हमने विक्ट्री सीरीज से स्टार्ट किया था एडवांस क्वेश्चंस को डिस्कस करना, और वहाँ पे भी मॉड्यूल डी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका मॉड्यूल सी, मतलब स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। आज का जो सेशन है सेकंड सेशन है आपका, सेकंड क्लास है आपका क्रैश कोर्स को लेकर, दैट इज़ रिगार्डिंग योर मॉड्यूल सी। तो मॉड्यूल सी की अगर हम बात करें, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मॉड्यूल सी जो है वो है आपका इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। इससे पहले हमने इंडियन फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को तो डिस्कस कर लिया है। आज जो डिस्कस करने जाएंगे वो होगा इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। आज का जो सेशन है हमारा ये क्या होने वाला है? इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर होने वाला है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आपके बैंकिंग के स्ट्रक्चर को। ठीक है, क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इट कम्स टू इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं इस चैप्टर की, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें या बैंकिंग की इंडिया में बात करें तो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट है बैंकिंग सिस्टम। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि रेगुलेटेड है किसी रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू, जहाँ पे रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस सब डिफाइन किए गए, अकॉर्डिंगली आपको काम करना होता है ना। उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके आपको काम करना होता है, दैट इज़ योर व्हाट, आपका बैंकिंग सिस्टम जो कि फॉर्मल होगा। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो 1770 में स्टार्ट हुआ था। किस बैंक के साथ? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आप लोगों को याद होगा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम हमने स्टार्ट किया था इंडिया में किसके साथ? बैंक ऑफ हिंदुस्तान के साथ, जो कि हमारी कंट्री का पहला बैंक था, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसी ने फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम को स्टार्ट किया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फिर काफ़ी सारे बैंक्स आए। फिर कुछ लिमिटेड बैंक्स ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, तीनों को अमलकमेट करके इंपीरियल बैंक बना था। इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट बैंक्स आए। ये कुछ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया में 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ, 1969 में और 1980 में। फर्स्ट टाइम पे 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, सेकेंड टाइम पे 6 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, वो भी आपको याद रखना है। टोटल 20 नेशनलाइज बैंक हुआ करते थे, बट एट प्रेजेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 11 नेशनलाइज बैंक बचे हैं। तो कहाँ गए बाकी के बैंक्स? मर्ज हो गए। तो वो जो मर्जर हुआ है नेशनलाइज बैंक का, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो बैंकिंग हिस्ट्री पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ने हैं आपको इस चैप्टर के अंदर। तो बैंकिंग हिस्ट्री सारे बैंक्स तो नहीं रखने हैं, पर लिमिटेड कुछ इंपॉर्टेंट बैंक जो है उनकी हिस्ट्री याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम के और इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर चैप्टर के क्वेश्चंस को। विद द फर्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर करना है, जिसका आंसर नहीं पता होगा आई विल लेट यू नो, बट बी मेक श्योर कि आप पार्टिसिपेट करें। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है लीड बैंक स्कीम के ऊपर है। RBI लॉन्च द लीड बैंक स्कीम इन द ईयर डैश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डैश स्टडी ग्रुप। लीड बैंक स्कीम को RBI ने इंट्रोड्यूस किया है, कब किया है इंट्रोड्यूस और किस स्टडी ग्रुप के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो लेट मी नो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा।
A, B, C और D। पहले आपको ईयर बताना है, देन यू हैव टू टेल कि कौन से स्टडी ग्रुप के रिकमेंडेशन पे इसको यहाँ पर बनाया गया। बताइए A, B, C और D। ओके चलिए, तो लीड बैंक स्कीम की जब हम बात कर रहे हैं तो लीड बैंक स्कीम है क्या? सबसे पहली चीज तो लीड बैंक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू किया गया था। वेरी गुड सुजाता मैम, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 1969 में आया था आपका लीड बैंक स्कीम और एक्चुअली में इन द एंड आया था, यानी कि दिसंबर 1969 में इस स्कीम को लाए थे। और कौन सा स्टडी ग्रुप था आपका? गॉडगिल स्टडी ग्रुप था, यानी कि राइट आंसर होगा आपका डी। नाउ बट अगर मैं बात करूं लीड बैंक स्कीम की, तो ये है क्या? इस स्कीम को आरबीआई लेकर आया था मेनली फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए। द टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन जो था वो इस टाइम पे यूज नहीं हुआ था। फाइनेंशियल इंक्लूजन टर्म को 2004-5 में मिस्टर वाई वी रेड्डी ने पहली बार यूज किया था। बट लीड बैंक स्कीम का ऑब्जेक्टिव वही था। यहाँ कहा गया कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, इनमें से किसी एक बैंक को पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक बना देंगे और इस लीड बैंक का काम होगा कि उस डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच प्लानिंग करे और क्रेडिट प्लानिंग करे, यानी कि कहाँ पे ब्रांच खोलने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे लोन बांटने की ज़रूरत है, ये प्लानिंग आपका लीड बैंक करेगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का। और फिर लीड बैंक उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बैंक्स हैं उनको अपनी प्लानिंग बताएगा कि ऐसे ऐसे हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक से जोड़ना है। ये था ऑब्जेक्टिव किसका? लीड बैंक स्कीम का, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक में से किसी बैंक को किसी डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक बना देते थे। ठीक है, और ये आरबीआई ने किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे और किस स्टडी ग्रुप के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया? आपका गॉडगिल स्टडी ग्रुप। ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर विल बी योर डी ऑप्शन। 1969 में आया है और कौन लेकर आया है? गॉडगिल स्टडी ग्रुप लेकर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट गाइडलाइंस प्रेजेंटली इन फोर्स फॉर सेटिंग अप यूनिवर्सल बैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर स्पेस। यूनिवर्सल बैंक तो आप जानते ही हो, ऐसा बैंक जो सारी सर्विसेज आपको दे रहा है ना, एक ऐसा बैंक जो आपको हर टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अंडर अ रूफ, वो यूनिवर्सल बैंक होता है। तो यूनिवर्सल बैंक भी प्राइवेट स्पेस में अगर आप खोलना चाहते हो, आप फॉर्म करना चाहते हो, तो इनमें से कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होंगी, ये आपका क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है इनिशियल मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़ होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है द बैंक शुड मेंटेन अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ एट ऑल टाइम्स। थर्ड बोल रहा है रेसिडेंट इंडिविजुअल्स जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग और फाइनेंस में, वो एलिजिबल हैं स्टैब्लिश करने के लिए सच बैंक्स को। फोर्थ बोल रहा है ऐसे बैंक्स ओपन होने चाहिए एटलीस्ट 25% ब्रांचेस इन दी अनबैंक्ड रूरल एरिया, ऐसे रूरल एरियाज जहाँ पे बैंक अवेलेबल नहीं है। तो आपको बताना होगा इनमें से ऐसा कौन सा गाइडलाइंस है जो फॉलो करता है आपका प्राइवेट बैंक्स व्हेन दे वांट टू स्टार्ट अ यूनिवर्सल बैंक। ओके, आई एम गेटिंग अ आंसर सी, ऑल एक्सेप्ट थर्ड। क्या रॉन्ग है थर्ड स्टेटमेंट में सुजाता मैम? व्हाट अबाउट रेस्ट? बाकी लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पे पहला तो बिल्कुल सही है। देखो आप कोई भी यूनिवर्सल बैंक खोलो, पब्लिक सेक्टर खोलो, प्राइवेट सेक्टर खोलो या फॉरेन बैंक खोलो, आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़ तो देना होगा, है ना। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट कि बैंक को मिनिमम नेटवर्थ हमेशा 500 करोड़ तो मिनिमम मेंटेन करना होगा। थर्ड भी बिल्कुल सही है कि अनबैंक रूरल एरिया में आपको यहाँ पे 25% ब्रांचेस खोलनी होंगी, पर थर्ड यहाँ पे गलत हो गया। फोर्थ भी सही है, थर्ड गलत हो गया, क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं, कितने साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? 4 साल का एक्सपीरियंस, सॉरी 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ना। कितने साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आपका? 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इट मीन्स आंसर क्या होगा? फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, बट थर्ड नहीं। सो राइट आंसर इज ऑल एक्सेप्ट थर्ड। सारी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे थर्ड को छोड़कर। और जो थर्ड है उसमें गड़बड़ क्या है? 5 ईयर्स लिखा है इन प्लेस ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ना। कितने साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? 10 ईयर्स का। वेरी गुड। नेक्स्ट, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सी ऑप्शन। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है फॉरेन बैंक्स का ओवरसीज में ब्रांचेस खोलना, है ना। फॉरेन बैंक्स हैव 3 कॉमन मोड्स बाय विच दे कैन ऑपरेट ओवरसीज, दीज आर बाय वे ऑफ। तो फॉरेन बैंक्स के पास 3 तरीके हैं, 3 कॉमन मोड हैं जिसके थ्रू वो ओवरसीज क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो जो 3 कॉमन मोड्स हैं आपके, वो इनमें से कौन सा है? ब्रांचेस, सब्सिडरी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज और एसोसिएट्स। बताइए इनमें से कौन सा है वो? थर्ड इज बी, ऑल एक्सेप्ट 4, ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट रेस्ट? तो देखो फॉरेन बैंक्स ओवरसीज ऑपरेट कर सकते हैं अपनी ब्रांचेस खोल के, अपनी सब्सिडरीज यानी कि सहायक कंपनी खोल के, अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस खोल के, ना कि एसोसिएट्स खोल के। तो बाकी जो 3 हैं ये आपके कॉमन मोड्स हो गए जिससे फॉरेन बैंक्स ऑपरेट कर सकते हैं ओवरसीज, बट नॉट द 4th वन। तो ऑल एक्सेप्ट 4 होगा आपका आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। राइट आंसर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। क्लियर? ब्रांचेस, सब्सिडरीज, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस, ये तीनों अलाउ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रीसेंट डेवलपमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर? इनमें से कौन सा बैंकिंग सेक्टर का रीसेंट डेवलपमेंट है? विच अमंग द फॉलोइंग इज आर रीसेंट डेवलपमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर? पहला आपसे बोल रहा है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL। सेकेंड है डिजिटल रुपी जिसको हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से जानते हैं। थर्ड है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसको हम NABFID के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर न्यू या फिर रीसेंट इनिशिएटिव है और डेवलपमेंट है जो बैंकिंग सेक्टर में हुआ है। A, B, C और D। एंड द राइट आंसर विल बी हियर ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही हैं। आरबीआई ने बैड बैंक बनाया, ये जो NARCL ये है क्या? बैड बैंक है। बैड बैंक क्यों बनाया गया? एनपीए की रिकवरी के लिए। NARCL क्या है आपका? बैड बैंक है ना, एनपीए की रिकवरी के लिए। CBDC क्या है? आरबीआई की डिजिटल करेंसी है जो आरबीआई ने रिटेल और होलसेल ट्रेडिंग दोनों में इंट्रोड्यूस कर दी है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी इंट्रोड्यूस हो गई है। और NABFID हमारा कंट्री का लेटेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको 2021 में ही बनाया गया है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। तीनों ही जो हैं आपके वो क्या है? लेटेस्ट डेवलपमेंट है, रीसेंट डेवलपमेंट है इन द बैंकिंग सेक्टर। सो राइट आंसर विल बी योर डी, ऑल ऑफ दी अबव। सिर्फ सी नहीं होगा, डी भी होगा, बाकी 2 भी होंगे, डी होगा, है ना। NARCL जो कि बैड बैंक है, डिजिटल रुपी जो कि CBDC है और आपका NABFID, तीनों ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मर्जर के ऊपर है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको मार्क करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द मर्जर ऑफ द बैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजया बैंक को आपस में मर्ज किया गया। सेकेंड बोल रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज किया गया आपस में। थर्ड बोल रहा है कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक को मर्ज करके कैनरा बैंक बनाया। फोर्थ बोल रहा है इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक मर्ज करके इंडियन बैंक बनाया। अब आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट मर्जर यहाँ पे लिखा है ना। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास 20 नेशनलाइज बैंक हुआ करते थे, इनको मर्ज कर करके आज एट प्रेजेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने नेशनलाइज बैंक हैं? 11 नेशनलाइज बैंक हैं। 20 हुआ करते थे, 11 रह गए। 20 कैसे थे? 1969 में गवर्नमेंट ने 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था और 1980 में गवर्नमेंट ने 6 बैंक का नेशनलाइजेशन किया था, है ना। तो 40 हमारे पास नेशनलाइज बैंक थे, पर प्रेजेंट में कितने रह गए? सिर्फ 11 रह गए हैं। क्लियर? अब ये जो पहला मर्जर आपका स्टार्ट हुआ यहाँ पर नेशनलाइज बैंक्स का, वो हुआ 1993 में। सबसे पहले न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हुआ था और बनाया गया पंजाब नेशनल बैंक। सबसे पहला मर्जर नेशनलाइज बैंक का कब हुआ? 1993 में, जहां पे न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, फिर दूसरा मर्जर इसके बाद डायरेक्ट हुआ 2019 में, जहां पे देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। कौन कौन से बैंक? देना बैंक एंड विजया बैंक। फिर 2019 के बाद अब तक का लास्ट जो मर्जर हुआ है वो 2020 में हुआ है, जहाँ पे काफ़ी सारे बैंक मर्ज हुए थे, जिसमें से दो तो आपके सामने लिखा है कि कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया था जिससे बना आपका कैनरा बैंक। दूसरा इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया था जिससे आपका बना कौन सा बैंक? इंडियन बैंक।
अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड जो मर्जर हुआ है वो है पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक, आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों को आपस में मर्ज करके पीएनबी क्रिएट कर दिया। ठीक है, देन आता है आपका फोर्थ मर्जर जो हुआ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक तीनों को आपस में मर्ज कर दिया। तो अब तक के यही आपके मर्जर्स हैं नेशनलाइज बैंक के। पहला हुआ था 93 में, दूसरा हुआ 2019 में, उसके बाद हुआ 2020 में। ठीक है, हर एक बैंक का राइट मर्जर जो है याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि सबसे पहली चीज, न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में बना 1993 में। विजया बैंक, देना बैंक मर्ज हुए बैंक ऑफ बड़ौदा में 2019 में। सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक मर्ज हुए, बना कैनरा बैंक 2020 में। इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक आपस में मर्ज हुए, बना इंडियन बैंक 2020 में। पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तीनों मर्ज हुए 2020 में और बना आपका पंजाब नेशनल बैंक। लास्ट वन इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक तीनों आपस में मर्ज हुए और बना कौन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना है, यानी कि आप देख सकते हो पहला और दूसरा बिल्कुल गलत है, तो राइट आंसर होगा आपका सी। फर्स्ट एंड सेकेंड इज रॉन्ग, बाकी दो जो है थर्ड और फोर्थ वो करेक्ट है। सो राइट आंसर इज सी, है ना। राइट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा इनकरेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्जर। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ आरआरबी। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑब्जेक्ट या एक्टिविटी है आरआरबी की। तो आरआरबी स्टैंड फॉर रीजनल रूरल बैंक्स, है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है हमारे। आरआरबीज को बनाया गया था टू अपलिफ्ट द रूरल इकोनॉमी। इंडिया का पहला आरआरबी बना था 2 अक्टूबर 1975 में, जिसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। इस बैंक को बनाया गया था मुरादाबाद यूपी में। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन में देती जा रही हूँ वो भी सुनते जाइएगा। ठीक है, इस बैंक को कब बनाया गया, आपका 2 अक्टूबर 1975 मुरादाबाद यूपी में। और आरआरबी का जो एक्ट पास हुआ था वो 1976 में पास हुआ था। आरआरबीज को रूरल इकोनॉमी के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया गया था। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो आरआरबीज की शेयर होल्डिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 50%, स्टेट गवर्नमेंट के पास है 15% और स्पॉन्सर्ड बैंक के पास है 35%। स्पॉन्सर बैंक मतलब जो पैसा लगा रहा है। चलिए, पहला बोल रहा है ब्रिज करना था गैप, क्रेडिट गैप इन रूरल एरिया। सेकंड बोल रहा है आपका डेवलप करने के लिए सच मेजर्स विच कड रेस्ट्रिक्ट द आउटफ्लो ऑफ रूरल डिपॉजिट टू द अर्बन एरियाज। एंड थर्ड बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए रूरल एरियाज में। इनमें से क्या रीजन था जो एक्टिविटीज़ हैं आरआरबीज की, ए बी सी और डी। एंड द राइट आंसर इज एक्चुअली बी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही जो हैं दे आर करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स और वी कैन से द एक्टिविटीज़ ऑफ आरआरबी, है ना। एम्प्लॉयमेंट भी देगा, आपका मेजर्स डेवलप भी कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि रूरल एरिया के पैसे को जो लोग अर्बन एरिया में ले जाते जा रहे हैं वो ना करें, रूरल एरिया में ही रखें, क्योंकि अब आपके पास बैंक है, फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपका जो क्रेडिट गैप्स है रूरल इकोनॉमी में उसको भी फुलफिल कर सके। सो राइट आंसर इज 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, एक पैराग्राफ दिया गया आपके सामने, है ना, और क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना। Which of the following banks characteristics defined in the above para? तो आपको पैराग्राफ पढ़ना है और ये पैराग्राफ पढ़ के बताना है कि कौन से बैंक के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिफाइंड है। चलिए जल्दी से पढ़िए और बताइए कौन से बैंक का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिफाइंड है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का, फॉरेन बैंक का, पेमेंट बैंक का या प्राइवेट सेक्टर बैंक का। ए बी सी और डी। ओके, सो द राइट आंसर हियर विल बी देखो सब सिंपल सा है, एलिमिनेट कर सकते हो पहली लाइन से। बोल रहा है दे आर डिफरेंशिएटेड बैंक। डिफरेंशिएटेड बैंक है, यूनिवर्सल बैंक नहीं है। फॉरेन बैंक और आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक तो यूनिवर्सल होते हैं ना, तो बी और डी को तो एलिमिनेट कर दो, या तो पेमेंट बैंक हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा।
आगे देखो बोल रहा है नीड है मिनिमम पेड अप कैपिटल रखने की 100 करोड़। अब यहाँ से स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो आरबीआई ने बढ़ा दी। तो राइट आंसर क्या है आपका? सिंपली पेमेंट बैंक। तो ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं, यूनिवर्सल नहीं है। मिनिमम पेड अप कैपिटल इनको 100 करोड़ चाहिए। मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो प्रमोटर्स करेंगे यहाँ पर उनका 40% तक का वो कर सकते हैं इनिशियल 5 ईयर्स में, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो राइट आंसर विल बी हियर पेमेंट बैंक्स। ठीक है, कैसे पता चला? पहली चीज़ तो डिफरेंशिएटेड है आपके, तो या तो पेमेंट होगा या स्मॉल फाइनेंस होगा। दूसरा मिनिमम पेड अप कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर है कि मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल सेटअप करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को वाज ओरिजिनली फिक्स्ड एट डैश, कि जब आया था 2015 में तो कुछ ये था और उसको अब इंक्रीज करके इतना बना दिया गया है, एक्सेप्ट उन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो कि कन्वर्ट होकर स्मॉल फाइनेंस बैंक बनते हैं। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन बैंक को तो पुराना वाले मेंटेन करना है कैपिटल, बट जो नए स्मॉल फाइनेंस बैंक बन रहे हैं उनके लिए आपका पेड अप कैपिटल जो रिक्वायर्ड है वो बदल दिया गया है। अब आपको बताना है पहले कितना था अब कितना है। सो पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों एक साथ ही 2015 में लाए गए थे और दोनों का इनिशियल कैपिटल जो रखा गया था और आई कैन से मिनिमम पेड अप कैपिटल जो रखा गया था वो था आपका 100 करोड़, है ना। दोनों 100 करोड़ था, तो यानी कि आप बी और डी को तो एलिमिनेट कर सकते हो। अब 100 करोड़ से ये कितना हो चुका है? 200 करोड़ या 300 करोड़? एक्चुअली इट इज 200 करोड़, है ना। कितना हो चुका है? 200 करोड़। सो द राइट आंसर विल बी योर ए। राइट आंसर आपका क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। क्लियर? कितने बजे? ओके ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया आपका? ए ऑप्शन हो गया, क्योंकि जब पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाया गया था तो 100 करोड़ था, बढ़ा के अब कितना कर दिया? 200 हो गया। स्मॉल फाइनेंस बैंक का पेमेंट बैंक का सी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, ये हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक? Okay, sure, Suresh, sir. Okay, I will read it out. So, question is asking which of the following is are correct about the difference between the cooperative and commercial banks. First statement is saying cooperative bank issue shares of unlimited liability, है ना, कि cooperative bank unlimited liability के shares issue करते हैं, जबकि commercial bank shares issue करते हैं limited liability की। ये पहला statement है। दूसरा statement बोल रहा है कि cooperative bank में एक शेयर होल्डर जो होगा उसके पास एक वोटिंग राइट होगा, इररिस्पेक्टिव कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास हैं, जबकि कमर्शियल बैंक में ऐसा होता है कि वोटिंग राइट जो शेयर होल्डर के हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास जो है। थर्ड आपका बोल रहा है कोऑपरेटिव बैंक इंडिया में जो है वो फेडरल इन स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसमें प्राइमरी ग्रेड सोसाइटीज सबसे लोअर लेवल पे होता है, देन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। यानी कि कोऑपरेटिव बैंक में आपका क्या बना हुआ है? एक फेडरल स्ट्रक्चर के फॉर्म में बने हुए हैं कि सेंट्रल लेवल पे अलग है, डिस्ट्रिक्ट पे अलग है, स्टेट में अलग है। ठीक है, देन कमर्शियल बैंक में ऐसा कोई फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होता। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट डिफरेंस है अमंग ऑल दी कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक स्टेटमेंट्स, एंड द आंसर विल बी योर सी, ऑल आर करेक्ट। सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपके डिफरेंस को लेकर, है ना। कमर्शियल बैंक एक्चुअली में प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, कोऑपरेटिव बैंक आपका एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहा है। सो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन।
Good morning, everyone. Welcome to the official YouTube channel of Officer Sarah 24/7. So first of all, let me know how are you all, and also let me know is audio and video both are okay? Are we good to go? एक बार जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमने जीत सीरीज जो है आपका स्टार्ट किया था IEIFS को लेकर और ऑल द सब्जेक्ट्स को लेकर। इस जीत सीरीज में हर दिन हम एक पर्टिकुलर मॉड्यूल से कुछ एडवांस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मॉड्यूल डी को, जहाँ पे हमने यूनिट नंबर 29 से लेकर यूनिट नंबर 45 तक हर दिन एक यूनिट को डिस्कस किया। एंड इन द लास्ट सेशन हमने कंबाइंड डिस्कशन किया था मॉड्यूल डी का। अगर अभी तक आप लोगों ने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ऑफिसर सारा 24/7 यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज ये सारे ही सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी लोगों के लिए। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट थिंग पे। अब जब हमारा मॉड्यूल डी खत्म हो चुका है तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक नया स्टार्ट कर रहे हैं विद द मॉड्यूल सी। यू कैन सी अब हम इसको लेकर चल रहे हैं एज अ क्रैश कोर्स, जो कि आपका मैकमिलन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, ऑब्वियसली जैसे हमने मॉड्यूल डी के अंदर किया था। बट ये जो क्लास है हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल सी से। ओके, दिस क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मॉड्यूल सी बिकॉज मॉड्यूल डी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये आज पहली क्लास है, किस नाम से, क्रैश कोर्स के नाम से, इन विच द सेम थिंग वी विल बी डूइंग जो हम कर रहे थे आपके जी सीरीज के अंदर भी, जस्ट द नेम हैव बीन चेंज्ड, बट एडवांस क्वेश्चन वैसे ही होते रहेंगे हर दिन पर्टिकुलर यूनिट्स के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आप देख सकते हो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का आपका ये सेशन है, और इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल सी से, जो कि है आपका इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। मॉड्यूल सी आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, जो कि स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 20 से और एंड होता है यूनिट नंबर 28। तो हर दिन एक यूनिट को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, आज का चैप्टर ये होगा हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ओवरव्यू, दैट्स योर 20th यूनिट। तो 29 to 45 हम कर चुके हैं, 20 से 28 हम करेंगे, फिर हम 12 to 19 करेंगे, फिर हम 1 to 11 करेंगे, देन 12 to 19 करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमने डी मॉड्यूल खत्म कर लिया, अब हम सी करेंगे, देन हम ए करेंगे और फिर हम बी मॉड्यूल को कवर करेंगे। दिस इज दी सीक्वेंस दैट वी आर फॉलोइंग, और यही वो सीक्वेंस है जो आप लोगों को भी फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 20, ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ओवरव्यू इसका नाम है। अब सबसे पहली चीज, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन टॉपिक का कर लेते हैं। तो यू नो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे एक्सचेंज ऑफ फंड्स किया जा रहा है, किसके बीच में कर रहे हैं, अमंग द पर्सन्स हु हैव सरप्लस मनी एंड द पर्सन्स हु हैव डेफिसिट ऑफ मनी। तो वो लोग जिनके पास सरप्लस मनी है, वो लोग जिनके पास डेफिसिट मनी है, इनके बीच में आपस में फंड्स को एक्सचेंज करना कहलाता है आपका क्या, सिंपल फाइनेंशियल सिस्टम। और ये एक्सचेंज करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कुछ कंपोनेंट्स की, जिनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और मार्केट पार्टिसिपेंट। इन तीनों की हेल्प से जिन लोगों के पास सरप्लस मनी है, वो पैसा लेके हम उन लोगों तक पहुंचा पाते हैं जिनके पास डेफिसिट ऑफ मनी है। तो आई गेस आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 सेकेंड, यू कैन सी हियर हमारे पास है फाइनेंशियल सिस्टम। इस फाइनेंशियल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स है, जैसे कि आपके सामने लिखा है फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड मार्केट पार्टिसिपेंट। इन तीनों कंपोनेंट्स की हेल्प से ये जो सरप्लस मनी है ये फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाता है और यहाँ से उन लोगों तक पहुँचाया जाता है जिनके पास डेफिसिट ऑफ मनी है, पैसों की कमी है। और यही सर्कल हमारा चलता रहता है, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहां पे आप सिंपली कह सकते हो कि रूल्स, रेगुलेशंस, रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्यों, क्योंकि आपकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं वहां पे। इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, कोई रूल्स, रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम कहलाता है। क्लियर? अब इसी फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिकॉज यही हमारी आज की यूनिट है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है और पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट अ स्वीपिंग रिफॉर्म्स। इनमें से कौन सा स्वीपिंग रिफॉर्म का पार्ट नहीं है, आपको ये बताना है। बताइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ पार्ट ऑफ सुपीरियर। देखो फर्स्ट बोल रहा है आपका डी लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट, बिल्कुल सही है। टाइटनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म या रेगुलेशन, टाइटनिंग क्यों करना है, ईज करना पड़ेगा ना, आसान करना पड़ेगा, इट इज रॉन्ग। अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस राज, बिल्कुल सही है, लाइसेंस राज को अबॉलिश कर दिया गया था। पैगिंग ऑफ पैगिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, नो, इट शुड बी अनपैक्ड एक्सचेंज रेट, ये भी गलत हो गया। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस, दिस इज ट्रू, यानी कि सभी सही हैं सेकेंड एंड फोर्थ को छोड़ के, और आपसे पूछा ही ये है कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर विल बी योर डी ऑप्शन। राइट आंसर आपका क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। सेकेंड एंड फोर्थ इज और आर नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू द स्वीपिंग रिफॉर्म। ठीक है, तो सेकेंड में टाइटनिंग की जगह ईज होना चाहिए था कि आसान आप कर रहे हो, पैकिंग की जगह अनपैक्ड होना चाहिए था एक्सचेंज रेट को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने एक कमेटी इंट्रोड्यूस करी है जिसका नाम है पीजे नायक कमेटी। 2014 में ये कमेटी क्यों आई है, याद रखिएगा, ये कमेटी आई थी रिव्यू करने के लिए गवर्नेंस ऑफ द बोर्ड्स ऑफ बैंक, बैंक के बोर्ड्स को गवर्नेंस करने के लिए ये कमेटी को लाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द कमिटी वॉज मैंडेटेड टू एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इस कमिटी को इनमें से किस चीज को एग्जामिन करने के लिए मैंडेटरीली बोला गया है, ये आपको बताना है। टू रिव्यू द आरबीआई गाइडलाइंस ऑन गवर्नमेंट ओनरशिप इन बैंक्स, टू एनालाइज द वर्क कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंस इन द बैंक बोर्ड एंड मेक सजेशंस टूवर्ड्स द सेम। थर्ड, to assess the fit and proper criteria for direction and their tenures. Fourth, to examine board compensation guidelines. So out of these four statement, इनमें से कौन सा ऐसा मैंडेट है जो दिया गया है इस कमेटी के थ्रू आपके रिव्यू करने के लिए गवर्नेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ बैंक्स। तो इस क्वेश्चन से एक और चीज याद रखनी कि ये कमेटी किससे रिलेटेड थी, पीजे नायक कमेटी आरबीआई लाया था फॉर द रिव्यू ऑफ गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा ओके, इट विल बी योर ऑल ऑफ दी अबव। सारे ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, इन सब को ही रिव्यू करने की बात की गई थी किसके अंदर, पीजे नायक कमेटी के अंदर। सो राइट आंसर विल बी योर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे सेटिंग अप ऑफ ईज। ईज है क्या, एनहांस्ड एक्सेस सर्विस एक्सेलेंस, एनहांस्ड एक्सेस सर्विस एक्सेलेंस एजेंडा। ये क्यों लेकर आए, फॉर कैलिब्रेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डैश बैंक्स, किन बैंक्स की परफॉर्मेंस को कैलिब्रेट करने के लिए लाए गए हैं, एंड फॉस्टरिंग हेल्दी कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन अमंग्स दीज बैंक, और साथ ही में हेल्दी कंपटीशन और कोलैबोरेशन आपको इन बैंक्स के बीच में करना है। तो आपको बताना है कौन से बैंक्स के लिए लेकर आए हैं। तो ईज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। ईज के 5 रिफॉर्म्स आए हैं, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 एंड 5.0। इन पांचों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है रिफॉर्म, तो याद रखना है पांचों रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से आपको पढ़ने हैं। और ये कौन से बैंक्स के लिए आए हैं, तो ये आया है आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडिया में अभी कितने हैं ये आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन, लाइक हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर। तो सिंपली ईज जो है इट्स एनहांस्ड एक्सेस सर्विलेंस एक्सेलेंस, जो कि एक रिफॉर्म हम लेकर आए, एक एजेंडा हम लेकर आए हैं बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हेल्दी कंपटीशन और कोलैबोरेशन लेकर आना अमंग दीज बैंक। ठीक है, तो राइट आंसर इज योर ए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। डिफरेंशिएटेड बैंक का मतलब होता है पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट वी हैव हियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल्स, इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स हैं कॉम्पोनेंट ऑफ इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के। तो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम तो आप सभी लोग जानते हो, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती, और क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी नहीं है इसीलिए क्या होता है, ये अपने मन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया या लेंडिंग के रूल्स जो हो गए वो सब अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं, कोई यहाँ पे रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो कौन एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। पहला बोल रहा है इंडिविजुअल मनी लेंडर्स हु कुड बी ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स। सेकेंड बोल रहा है ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु कुड बी ऑपरेटिंग एज एसोसिएशन एंड फंड्स। थर्ड बोल रहा है पार्टनरशिप फर्म जो कंसिस्ट करते हैं लोकल ब्रोकर्स को, पॉन ब्रोकर्स को एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को, जैसे कि फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, चिट फंड कंपनी। और फोर्थ बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल जो है इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का वो करेक्ट है, A, B, C और D, and the right answer is actually your
ऑल ऑफ दी अबव। इंडिविजुअल मनी लेंडर्स हैं आपके, ग्रुप ऑफ पर्सन जो है, पार्टनरशिप फर्म जो इनको कवर करता है, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल फाइनेंशियल। इनके कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है ना, दैट्स वाई दे आर इनफॉर्मल। चलिए नेक्स्ट, हमारी कंट्री का फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम याद रखिएगा 1770 में स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या था, आपका फर्स्ट बैंक आया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और अगर इनफॉर्मल की बात करें तो ह्यूमन जब से हम हैं, जब से लोग हैं, तब से ही चल ही रहे है ना, ह्यूमन सिविलाइजेशन तक है इसका हिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ऑप्शन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन। सेकंड बता रहा है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस का डेफिनेशन। इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट या डेफिनेशन करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट्स को पढ़िए ए एंड बी को, एंड लेट मी नो कौन सा करेक्ट है। ओके चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपके इंश्योरेंस हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ब्रोकरेज कंपनीज हो गई, ये सब इस कैटेगरी में आता है। बिल्कुल नहीं आता। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तो वो है जो पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं और उस डिपॉजिट का लोन या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पहला तो गलत है। दूसरा बोल रहा है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वो है दिस इंक्लूड बैंक्स, ये बैंक कैसे इंक्लूड करेंगे, नाम ही बोल रहा है नॉन बैंकिंग, यानी कि ये भी गलत है। और अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आप समझ जाओगे कि इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो इंटरचेंज की गई हैं। द फर्स्ट डेफिनेशन इज रिटन इन द सेकेंड ऑप्शन, द सेकेंड डेफिनेशन इज रिटन इन द फर्स्ट ऑप्शन। तो यानी कि करेक्ट तो दोनों ही नहीं है। अगर ये इंटरचेंज नहीं होता तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या है, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन कमिटी 1। इनमें से कौन सा ऐसा आपका स्टेटमेंट है जो, या रिकमेंडेशन है जो नरसिम्हन कमिटी ने दिया है वो करेक्ट है। रिकमेंडेशन फ्रॉम नरसिम्हन कमिटी जो आपका करेक्ट हो। नरसिम्हन कमिटी दो बार आई है, कमिटी 1, कमिटी 2। कमिटी 1 आप देख सकते हो 1991 में आया था, कमिटी 2 1998 में आया था। दोनों से ही क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। कमिटी 1 एंड कमिटी 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने कहा ईज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपका, नरसिम्हन कमिटी के सारे रिकमेंडेशन आप अच्छे से पढ़ लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बोल रहा है एस्टैब्लिशमेंट करना है 3 tier हायरार्की का फॉर बैंकिंग स्ट्रक्चर, द सुपरवाइजरी फंक्शन ओवर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फेज रिडक्शन करो SLR का, फेज अचीवमेंट करो 8% कैपिटल एडिकेसी रेशियो का, अबॉलिश कर दो ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी को। इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमिटी 1। एंड एक्चुअल में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये चारों ही करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट नहीं है क्योंकि 4 tier बोला गया है हायरार्की बनाने को, नॉट अ 3 tier। और देखो ऑप्शन इनमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा, इट मीन्स आंसर क्या होगा, नन। नन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है आंसर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन कमिटी 2। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नरसिम्हन कमिटी 2 1998 को लेकर करेक्ट है। तो दोनों ही, आई एम अगेन टेलिंग यू, दोनों ही कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंक्स इन इंडिया, सेकंड नैरो बैंकिंग, थर्ड कैपिटल एडिकेसी रेशियो, फोर्थ बैंक ओनरशिप, फिफ्थ रिव्यू ऑफ बैंकिंग लॉस। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा रिकमेंडेशन जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन इज करेक्ट दैट यू हैव टू आंसर। चलो, ओनली 1 and 5, ओनली 2 and 3, ओनली 3, 4, 5, ऑल ऑफ द अबव, जल्दी से बताइए। एंड द राइट आंसर विल बी एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव। ये सही, सभी रिकमेंडेशन जो है नरसिम्हन कमिटी 2 के थे, तो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर।
ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है, इनमें से कौन सी वो 3 कैटेगरी का पार्ट है। ठीक है, पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इनमें से कौन सी वो 3 कैटेगरी है आपको बताना है। फर्स्ट इज से रेगुलेटरी, पहला ऑप्शन है रेगुलेटरी, जिसमें बोल रहे हैं इंस्टीट्यूशंस जो रेगुलेट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट को, आरबीआई, एडा, सेबी, वो आएंगे। सेकंड बोल रहा है इंटरमीडिएट, जैसे कमर्शियल बैंक हो गया जो लोन देते हैं, अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक आएगा। थर्ड इज सेइंग नॉन इंटरमीडिएटरीज आएंगे, जैसे कि इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू कॉर्पोरेट कस्टमर, जिसमें नाबार्ड, सिडबी एक्सेट्रा आता है, एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन सी 3 कैटेगरीज आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्लासिफिकेशन है? एंड द राइट आंसर विल बी एक्चुअली ऑल ऑफ दी अबव, है ना, ये चारों ही हैं, तीनों ही हैं। पहली है रेगुलेटरी, दूसरा इंटरमीडिएटरीज, तीसरा है नॉन इंटरमीडिएटरीज। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पे, डेवलपमेंट जो हुआ है फाइनेंशियल सिस्टम का इंडिया में, ये कुछ सेगमेंट्स में हुआ है ना, तो आपको बताना है इनमें से कौन से फेज जो हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम के डेवलपमेंट का पार्ट है। आपके सामने 4 फेजेस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा फेज जो है वो आपके फाइनेंशियल सिस्टम के सेगमेंट का पार्ट है। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट लिबरलाइजेशन, पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ईयर्स पे भी ध्यान दीजिएगा, प्री इंडिपेंडेंस प्रायर टू 47, पोस्ट इंडिपेंडेंस 47 to 91, पोस्ट लिबरलाइजेशन 91 to 2010, पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2010 to प्रेजेंट। तो इनमें से कौन सा फेज जो है वो एक्चुअल में पार्ट है आपके डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम का? ए, बी, सी और डी। बताइए। ओके, सो द राइट आंसर विल बी आपका ऑल ऑफ दी अबव। चारों ही फेजेस जो हैं, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट लिबरलाइजेशन, या फिर आप बोल दो पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, करेक्ट है, यानी कि राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल आर करेक्ट, है ना, सभी आपके करेक्ट हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस आपके यूनिट नंबर 20 से, मॉड्यूल सी के अंदर, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्स्ट सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए कितने आंसर आपके करेक्ट हैं। दूसरी चीज मैं एक और बताना चाहती हूँ आपको कि जैसे मॉड्यूल डी का हमने क्या किया था, मिनी मैराथन किया था लास्ट संडे, वैसे ही मॉड्यूल सी का मिनी मैराथन हो रहा है इस संडे सुबह 7 बजे, यानी कि 31 ऑफ मार्च को आपका सुबह 7 बजे एक मिनी मैराथन होगा जो कि आपका रहेगा मॉड्यूल सी का। बट एक चीज यहाँ पे ये है कि ये मैराथन जो है वो इंग्लिश मीडियम रहेगा, बट आई गेस कि हम जब पेपर देंगे तो भी हमें क्वेश्चंस और ऑप्शंस तो इंग्लिश में ही मिल रहे हैं ना, तो आई गेस क्वेश्चंस देख के आंसर आप कर सकते हो, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए और बेटर हो जाएगा ये। सो डू मेक श्योर यू जॉइन दिस सेशन 31 ऑफ मार्च को मॉर्निंग 7 AM। इसी के साथ 81% डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी चल रहा है महापैक पे, एंड आपका क्रैश कोर्स जो है इस पे भी 81% डिस्काउंट चल रहा है। इफ़ यू यूज़ द कोड Y496, ये दोनों बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। एनरोल करने के लिए सबसे पहले एडा 24/7 एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जाना है होम पेज पे, एग्ज़ाम कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे जो कि होगा आपका JIB CIB, देन गो टू द JIB May 2024। यहाँ पे आप देखो सारे लाइव बैचेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स और फिजिकल कॉपी बुक्स मिल जाएंगी जो आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। अगर आप टेस्ट सीरीज या फिर ई बुक्स, जैसे कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आई वुड से कि टेस्ट तो ज़रूर दे देना अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज और किसी भी टाइप का बुक, चाहे वो ई बुक हो चाहे वो हार्ड कॉपी बुक हो, इनमें एनरोल करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ द कोड Y496S। और अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे महापैक अवेलेबल है। एंड आई कीप टेलिंग यू ऑल कि जब भी महापैक पे आपको डबल वैलिडिटी मिले, डू मेक श्योर आप डबल वैलिडिटी के साथ जाओ, महापैक के साथ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले ये है आपका क्रैश कोर्स,
जिसमें 200 आवर्स लाइव क्लास मिलेगा आपको, 276 टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज फुल लेंथ ई बुक्स भी मिलेंगी। स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो आपको यहाँ पे स्टडी प्लान मिल जाएगा और स्टडी प्लान में क्लास का टाइमिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट करना क्या है, क्लिक करिए बाय नाउ ऑप्शन पे, एंटर करिए कोड यहाँ पे, दैट विल बी Y496 और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई करोगे यू विल गेट 80% डिस्काउंट, बट 1% एडिशनल डिस्काउंट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो 81% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। 6 मंथ का वैलिडिटी है। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो यू हैव टू पे 3700 यहाँ पर, ठीक है। ये है क्रैश कोर्स, बट इससे ज़्यादा बेनिफिट जैसे कि मैं आपको बोल ही रही हूँ महापैक में होगा, तो महापैक में आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी होगा, क्रैश कोर्स भी होगा, अप्रैल में जो रिवीजन बैच आएंगे वो भी होगा, एंड मई में AFM और रिटेल बैंकिंग को लेकर आपके पावर पैक बैचेस आएंगे वो भी होगा, ठीक है। तो सिंपली वो सारे बैचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एनरोल करने के लिए। अच्छा, उसके अलावा एडिशनल बेनिफिट महापैक में ये भी है कि मिनी एंड महा मैराथन्स आपको मिल रही हैं जो कि किसी अलग बैच में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो हाउ टू एनरोल, क्लिक ऑन द बाय नाउ ऑप्शन, कोड यहाँ पे लिख दीजिए Y496, अप्लाई कर दीजिए। वंस यू अप्लाई आपको मिलेगा 81% का डिस्काउंट अगर आप कॉइन्स को यूज करते हो तो। 1 ईयर वैलिडिटी है और इस कोड पे जो आपको पे करना होगा अमाउंट इट विल बी 5700। सो 2000 एक्स्ट्रा पे करके आप अपकमिंग सारे रिवीजन बैचेस, प्रैक्टिस बैचेस में एनरोल कर सकते हो। सो माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू विल बी कि अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो गो फॉर द महापैक, ये आपको मच मोर बेनिफिट देगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसी तरीके से अगर रेगुलरली आप हमारे सेशंस ज्वाइन करना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल ऑफिसर्स 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी अपकमिंग सेशंस के नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रॉपरली मिलते रहे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, यहीं पे एंड करेंगे सेशन को। हैव अ गुड डे एवरीवन, और याद रखिएगा संडे को सुबह 7 बजे जुड़ना है 31 मार्च को मेरे साथ ओनली ऑन ऑफिसर्स 24/7। अभी हम टॉपिक वाइज MCQ तो कर ही रहे हैं मॉड्यूल सी के, संडे को हम पूरा मॉड्यूल सी मिनी मैराथन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, सभी को जुड़ना है, और कोई ऐसा पर्सन हो जिसको नहीं पता हो तो आप उसको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। आई सी यू ऑल टुमारो एट द सेम टाइम विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर मॉड्यूल सी। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।